याद है बात नहीं। लास्ट लेक्चर में बच्चे लोग अगर आपको याद हो, वेन्स कांस्टेंट या वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लास्ट टॉपिक था, जहां पर हम लोग ने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ब्लैक बॉडी जब पढ़े थे तो वहां से एक डिराइव किए थे हम लोग ने फॉर्मूला। वहां से नहीं, एक्चुअली वेन्स ने हम लोग को फॉर्मूला दिया था कि जो लैम्डा मैक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था लैम्डा मैक्स इज नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज द वेवलेंथ व्हिच करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम एमिशन या मैक्सिमम रेडिएंट पावर। याद आ रहा है सबको? और उसी के बेस पर अलग अलग टेम्परेचर पर स्टडी किए थे और फिर वहां से उन्होंने वेन्स डिस्प्लेसमेंट या वेन्स कांस्टेंट पढ़े थे, जिसकी यूनिट हम लोग ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे? मीटर केल्विन। क्या पढ़े थे? मीटर केल्विन। उसकी वैल्यू कितनी थी? 2.897 याद आ रहा है सबको? देखो क्वेश्चंस में, एग्जाम में हम लोग को कांस्टेंट की वैल्यू मेंशन की होती है ऊपर। जब आप क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलेगा ना, तो स्टार्टिंग में जो लोग को नोट्स लिखना रहता है कि मतलब ऐसा ऐसा पेपर आपको लिखना, उसके बाद वो लोग सारे कांस्टेंट की वैल्यूज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इन केस नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? हम लोग को टेक्स्ट बुक में तो दिया है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर वो दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया तो हम लोग को वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। तो हम लोगों ने वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू भी याद कर ली है, हम लोग ने उसे पढ़े थे। इस फॉर्मूले की मदद से मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो स्टार है या दूसरे कोई सन वगैरह है, हम लोग उसके टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वहां जाए बिना। याद है कि नहीं? ठीक है। लास्ट टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। अब ये बड़ा आसान है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। इसको समझाने के लिए ना एक एग्जाम्पल पहले लेता हूं, उसके बाद इसके डेफिनेशन पर आएंगे। मैं आपको अगर बोलूं बच्चे कि मान लो अपने पास दो केस है, बॉयज, अपने पास दो केस है जहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो सराउंडिंग में क्या करने वाला है, हीट को रिलीज करने वाला है, और दूसरा केस, जैसे एक एग्जांपल, लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस और ये सराउंडिंग है, बाजू वाला क्या है पूरा सराउंडिंग। लेट्स से सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और अपने पास यहाँ पर एक साइड में एक लेट्स से गर्म पानी रखा हुआ है। लेट्स से गर्म पानी का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, लेट्स 100 मान, कितना है 100, और बाजू में क्या है, सराउंडिंग है। सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ पर भी कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका जो एमिसिव पावर हो, एमिसिव पावर बोले तो आर, एमिसिव पावर बोले तो सर कितनी हीट कितने पर्टिकुलर एरिया से पर सेकंड में वो रिलीज करने वाला है, उसी को तो हम लोग एमिसिव पावर बोलते हैं। R इज इक्वल टू Q अपॉन 80। अरे याद है कि नहीं भाई? तो मैं बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू ऑफ R और इसकी R, लेट्स से ये R1 है और ये क्या मतलब, तो क्या R1 और R2 सेम होगा? नहीं। अच्छा, कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा? R1 ज्यादा होगा और R2 क्या होगा? लेट्स से मैं बोलता हूँ कि अगर मैं 2 मिनट के बाद देखता हूँ, आफ्टर 2 मिनट्स, तो हो सकता है कि सर इसका टेम्परेचर लेट्स से 1800 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, और इसका टेम्परेचर कितना है यार, 70 डिग्री सेल्सियस। कम किसका हुआ? अरे ज्यादा कम किसका हुआ है? पहले वाले केस का, और दूसरे वाले के केस में क्या है, उसके कंपेयर में तो सर कम ही है, ये 200 डिग्री सेल्सियस कम हो गया और ये इससे। तो इससे एक बात समझ में आई बच्चे लोग कि टेम्परेचर जितना ज्यादा, रेट ऑफ एमिशन भी उतना। टेम्परेचर अगर कम होगा सराउंडिंग का और ऑब्जेक्ट का, तो रेट ऑफ एमिशन भी क्या होगा। तो इसको देखने के बाद तो यही लगता है कि ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लोग कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। देखो प्रोपोर्शनल है, बट ये कैसा प्रोपोर्शनल है? R is directly proportional to 4th power of absolute temperature। कैसा चेंज होने वाला है?
आप समझो अगर टेम्परेचर हाफ चेंज, टेम्परेचर कितना हुआ हाफ, तो एमिसिव पावर कितना चेंज हो जाएगा 1/16 टाइम चेंज। नहीं समझा? मैं बोल रहा हूं भैया अगर टेम्परेचर 30 था और कितने पर आ गया 15 पे, तो आधा चेंज हो गया ना, तो आप यहाँ चेंज में कितना लिखोगे हाफ, तो 1/2 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा 1/60। समझे कि नहीं? अरे हाँ या ना भाई, इमेजिन कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ बच्चे लोग कि स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने हम लोग को ये स्टडी करके बताए थे कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एमिसिव पावर भी क्या होगा ज्यादा, और अगर टेम्परेचर कम है तो एमिसिव पावर भी क्या होगा। बट वो लोग ने स्टडी करके हम लोग को ये चीज एक्सप्लेन की है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आर का और टी का। कैसा रिलेशन है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट। समझ में आ रहा है? अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है बच्चे लोग जिसका टेम्परेचर पहले 30 था, बाद में कितना हो गया 15। टेम्परेचर कितना हो गया? ये लेट्स से T1 था, ये कितना हो गया T2। लेट्स से R1 कितना होगा उस टाइम पर, तो यहाँ पर से अगर आप 30 का पावर 4 निकालोगे ना, यहाँ रख के। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इसके कांस्टेंट लिखेंगे सिग्मा। क्या लिखेंगे? और जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? T⁴ सिग्मा T⁴। दिस सिग्मा इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीफन बोल्ट्जमैन। इसकी वैल्यू बड़ी आसान है, 5, 6, 7 × 10⁸ यहाँ पर पॉइंट लिख लेगा और यहाँ पर, अरे हाँ भाई बता रहे, ठीक है 5.67 याद करने के लिए लिखता था, 5.67 × 10⁻⁸। बाद में यूनिट पर आएंगे, देखेंगे यूनिट कैसे। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है भैया। तो आर किसके बराबर है? सिग्मा T⁴। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका पहले टेम्परेचर कितना था 30, बाद में कितना हो गया 1, तो अगर मैं R1 निकालूंगा तो वो कितना होगा सिग्मा 30 का पावर 4, और R2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा सिग्मा 15 का पावर 4। सही है ना? R1 अपॉन R2 निकालो जरा, कितना हो जाएगा? सिग्मा से सिग्मा 30 का पावर 4 अपॉन 15 का पावर, कॉमन में लिख सकता हूँ ना, कितना हो जाएगा 15 1 जा 15 2 का पावर 4 कितना हो गया? R1 अपॉन R2 16, या R1 इज व्हाट 16 टाइम R2, या आप 16 को अगर नीचे लिख लो, आप 16 को क्या कर लो, तो देखो R2 कितना होगा सर? R1 का 16 गुना कम। टेम्परेचर अगर आधा हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, तो एमिसिव पावर कितना गुना कम होगा? आप समझ में आया? यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा है, अगर टेम्परेचर आधा चेंज हुआ, टेम्परेचर कितना आना चाहिए, तो आपका एमिसिव पावर कितना चेंज हो जाएगा 16। अब समझ में आया? प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट कैसा? 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट। क्लियर बच्चे लोग? कोई दिक्कत? देखो मैंने ये जो कुछ भी लिखा हो ना बच्चे लोग, ये सब ब्लैक बॉडी किसके लिए? अच्छा मैं इसी फॉर्मूले को R = सिग्मा T⁴ है, एंड व्हाट इज R? Q/AT। R किसके बराबर होता है? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ Q/AT = सिग्मा T⁴। सही है ना? अगर मैं AT को इधर फेंक दूं तो Q किसके बराबर है? AT सिग्मा T⁴। सही है कि नहीं? बट ये किसके लिए है? ये ब्लैक बॉडी। ये किसके लिए है? अगर मैं किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखना चाहूं, अगर मैं किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखना चाहूं, तो हम लोग ने एक रिलेशन पढ़े थे, एमिसिविटी इज नथिंग बट R अपॉन RB। अरे हाँ यार, तो मैं अगर RB को इधर लेकर आ जाऊं तो E × RB किसके बराबर है? एंड व्हाट इज RB? RB को चाहो तो ये फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो ब्लैक बॉडी का वाला क्या आया था? A B सिग्मा T⁴ समझा? अरे वो यहीं से लिखा हूं मैंने, जैसे यहाँ पर कन्वर्ट किया ना, R किया Q/AT लिखा, तो मतलब यहाँ पर Q किसका था? ये ब्लैक बॉडी का था। ये किसका था? तो यहाँ पर भी हम लोग जब RB को कन्वर्ट करेंगे तो वो भी किसके लिए आएगा? ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी के लिए Q भी कितना है? AT सिग्मा T⁴। फर्क ये है किसका? E का। जब ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखेंगे तो बाजू में क्या आएगा, और जब ब्लैक बॉडी के लिए लिखेंगे तो बाजू में यहाँ पर E। समझ में आया? हाँ फिर कोई दिक्कत? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? क्लियर है? ये टॉपिक समझ में आ गया? ये देखो, ये टॉपिक एक्चुअली हम लोग कब यूज करते हैं बच्चे लोग? जब बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जब बॉडी किस पे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और हम लोग को वहां पर रेट ऑफ एमिशंस वगैरह अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये सारी चीजों का फिर क्या करते हैं वहां पर
यूज करें। क्लियर? अब इसमें एक चीज और है जो हम लोग को मतलब डिफरेंस के तौर पे निकालने को है। देखो, जब कोई चीज हीट एमिट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, तो एट द सेम टाइम वो कुछ हीट एब्जॉर्ब भी तो कर रहा होगा। मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अगर वो ऊपर होगा तो एट द सेम टाइम हीट को क्या करता है, एमिट भी करता है, एट द सेम टाइम वो हीट को क्या करता है, याद है कि नहीं, लास्ट टाइम पढ़ा है। इवन अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में तो भी, याद है कि नहीं? हाँ, बस उस केस में सर जितना वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही वो एमिट कर देता है। याद है ना? तो अगर मेरे को पता करना है कि नेट हीट ट्रांसमिट कितना हो रहा है या नेट हीट एमिट कितना हो रहा है, तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कितना भेजा है और कितना आया है। उन दोनों को माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट हीट मिल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये कौन सी हीट है, लेट्स से ये वाली हीट है जो वो ट्रांसमिट करना, ये कौन सी हीट है बच्चों, जो ट्रांसमिट। लेट्स से सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, देखो ये तो भेजेगा अपने टेम्परेचर के हिसाब से ना, और लेगा किसके टेम्परेचर के हिसाब से, सराउंडिंग के टेम्परेचर से। तो वहां पर जो एब्जॉर्प्शन वाला होगा वो कितना होगा, ई ए सिग्मा टी नॉट रेज़ टू 4। अरे समझा कि कोई दिक्कत है क्या? ये किसके लिए लिखा मैंने, सराउंडिंग। ये क्या है, वो हीट जो सराउंडिंग से लेगा, सही है ना, और ये वो हीट है जो सराउंडिंग को ट्रांसमिट कर रहा है। तो नेट हीट कैसे निकली, सर माइनस कर दो, ऑफ कोर्स ये ज्यादा है और ये क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई ए टी सिग्मा टी रेज़ टू 4 माइनस ई ए टी सिग्मा टी नॉट रेज़ टू 4। सही है? सब में ई ए टी सिग्मा कांस्टेंट कॉमन बाहर निकाल लो, ई ए टी सिग्मा बाहर, टी रेज़ टू 4 माइनस टी नॉट। सही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये हो गया नेट हीट ट्रांसमिटेड या नेट हीट एमिटेड। अरे हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? ये हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, मैंने इनको 100 रुपया दिया, हाँ मैंने इनको कितना रुपया दिया, 100, बट ये सिर्फ पैसा लेते नहीं है, बदले में पैसा देते भी। मैं बड़ा था, मैंने ज्यादा पैसा दिया, ये छोटे थे, इन्होंने मेरे को 10 रुपया दिए। कितना दिए? तो नेट कितना दिया, नेट 90 ना। नेट कैसे निकाले, माइनस करके। सर आपने 100 दिए, बदले में 10 ले लिए, तो कितना दिए? तो ये वो हीट है जो उसके बॉडी से निकलने वाली, बट एट द सेम टाइम कुछ हीट को वो एब्जॉर्ब भी तो करेगा ना। तो नेट हीट कितनी ट्रांसमिट किया, माइनस करोगे कि नहीं? ये वो हीट थी जो वो क्या कर रहा था, दे रहा था, ये वो हीट थी जो वो ले रहा था, तो दोनों को माइनस करो, सिंपल। अगर सिनेरियो उल्टा होता, सराउंडिंग गर्म होता और ऑब्जेक्ट ठंडा होता, ऐसा भी हो सकता। तो बस यहाँ पर टी नॉट रेज़ टू 4 पहले आता और टी रेज़ टू 4 बड़ा माइनस छोटा है। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत? पक्का समझ गया सारा कंसेप्ट। यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया एंड। अब स्टार्ट करेंगे, इसको लिख लो तो न्यूमेरिकल्स। देखो मैं यहाँ टी लिखना भूल गया, टी है नीचे तो टी लिखा ही होंगे, बट यहाँ भूल गया था लिखना, तो यहाँ पर टी भी रहेगा ना, क्योंकि हम लोग ने यहाँ ये क्यू है, ये क्या है, अरे क्यू लिखे है ना हम लोग, ये क्या है अपने पास, और नेट हीट अगर लिख रहे हैं तो हम लोग वो फॉर्मूला बोलेंगे। मैंने आर लिख के रखा था भैया, आर लिखूंगा तो ए और डी नहीं आएगा, और अगर क्यू लिखूंगा तो ए और डी बच में आएगा। तो ये ध्यान में रखो, ठीक है? लिख लो तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करो। एक घंटा है अपने पास, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यूज लिखे, बट हम लोग इसकी यूनिट को डिस्कस नहीं किए। तो अगर आपको याद हो, अभी कुछ देर पहले लिखे थे Q, Q इज इक्वल्स टू, या याद है, सिग्मा ए टी कैपिटल टी रेज़ टू 4, ये पढ़े थे। और कुछ था, अब अपने को किसकी यूनिट निकालना है, सिग्मा। ए को नीचे लो, टी को नीचे लो, और टी रेज़ टू 4 को भी नीचे। Q अपॉन ए टी टी रेज़ टू 4 इज इक्वल्स टू सिग्मा। नाउ Q क्या है, हीट। हीट की यूनिट क्या होती है, एरिया मीटर टाइम सेकंड। ये T केल्विन
सही है ना? आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सही है ना? ये किसकी यूनिट हो गई बच्चों लोग? सिग्मा। या फिर आप चाहो तो इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, बट कैसे लिख सकते थे वो Q अपॉन T के जाने एक ही यूनिट लिखते हैं, जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं करते। डायमेंशन निकाल लेंगे, डायमेंशन निकालने आता है ना सबको, तो डायमेंशन इसका आप लोग निकालिए। क्लियर है? यूनिट क्लियर? अब आते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पर। सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। पेज नंबर 73, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। मीन स्क्वायर स्पीड बोले तो देखो, रूट मीन स्क्वायर नहीं बोल, सिर्फ क्या बोल रहा है? मीन स्क्वायर, मतलब रूट हटा देना। तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 30 केल्विन एंड 120। दो टेम्परेचर दे दिया। पहला टेम्परेचर कितना है? 30 केल्विन। सन नंबर 11 है ना? यस। T1 दिया है 30 केल्विन और T2 कितना दिया बच्चों? 120 केल्विन। हम लोग को क्या निकालना है? V1 या V RMS बोल देता हूँ, सही है ना? बट रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर कर दूं, ये 1 हो गया और V RMS 2 का स्क्वायर, यही निकालना है अपने को। रेशो बोला है क्या? रेशो के टर्म्स में, ठीक है। तो अपने को निकालना है V RMS 1 का स्क्वायर अपॉन V RMS, सही है। अब अपने को पता होना चाहिए कि V RMS इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, फॉर्मूला चाहिए अपने को V RMS का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या है? याद नहीं है तो फॉर्मूला भैया याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आंसर सॉल्व नहीं होगा। देखो यहाँ पे पेज नंबर 3 RT अपॉन एम नॉट दिखा? हाँ एम नॉट, अरे हाँ भैया एम नॉट नहीं है ना, अब आर भी नहीं है तो रोग है, अभी रेशो है ना, कैंसल हो जाएगा ना। टेम्परेचर अलग है ना, गैस चेंज हो रही है क्या, तो मास से कोई लेना देना तो हम लोग ने पढ़े, याद ध्यान देंगे सब लोग। V RMS का स्क्वायर बच्चे लोग किसके बराबर होता है? 3 RT अपॉन एम नॉट के बराबर, सही है। मैं एक बार 1 के लिए लिखता हूँ और एक बार 2 के लिए, तो V RMS 1 का स्क्वायर, तो 3 RT1, मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ऐसे अगर मैं 2 के लिए लिखूं V RMS 2 का स्क्वायर तो कितना देगा? 3 RT2 अपॉन, सही है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज, डिवाइड 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? V RMS 1 का स्क्वायर अपॉन V RMS 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 RT1 अपॉन एम नॉट, और ये कितना हो जाएगा? 3 RT2 अपॉन एम नॉट, सही है कि नहीं? 3 R एम नॉट, ये T2 क्या है? T1 अपॉन, व्हाट इज T1 एंड व्हाट इज T2? V RMS 1 का स्क्वायर अपॉन V RMS 3 1 था 3 आया 1:4 का, इजी, कोई दिक्कत? सेकंड देख, क्या बोल रहा है? सेकंड सम नंबर 12 देखो बच्चे, 2 vessel A and B are filled with same gas, where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम A में जो है वो डबल है किसके? B के। मतलब प्रेशर इन A is twice the pressure in B. टेम्परेचर भी बोला है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इन A is twice the temperature in B and volume in A is twice the temperature in, ये समझ में आया? सही है ना? चेक कर,
ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, सेम गैस है, सेम गैस है मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम होगा। गैस अगर सेम है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम होगा। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ वेसल ए टू दैट इन वेसल। मतलब आपको क्या निकालने बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, मतलब आपको बोल रहा है एन ए अपॉन एन बी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बी, ए एंड बी बोला है। हाँ, ये अपने को क्या करना है बच्चे लोग, कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला आप लोग ने पढ़े थे, पीवी डिराइव किया था प्रेशर वाला, 1/3 n into n क्या था, VRMS का स्क्वायर, यही पढ़े थे। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने को देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पर इसको n into m, n बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और n क्या था, मास। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को n चाहिए, आप इसकी जगह Na भी लिख सकते हो, समझ रहे कि नहीं? n into n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल N, बट ये n कौन सा हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। या आप चाहो तो यहाँ पर स्मॉल n लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ना, समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर मास नहीं ऐसी n into n, कोई दिक्कत है? मास तो सेम रहने वाला, गैस क्योंकि क्या है, सेम। मुझे किसका रेशियो चाहिए, Na अपॉन, बट सर P और V तो है, VRMS नहीं, रेशियो भी कैंसिल हो जाए तो प्रेशर वॉल्यूम भी कैंसिल कर दो, सभी कैंसिल करते हैं, सीधा क्या जबरदस्ती का झंझट नहीं कैंसिल कर सकते। अरे देखो भैया, प्रेशर और वॉल्यूम अलग है ना, तो वेलोसिटी भी अलग होगी कि नहीं, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो कैसे आप लोग बोल रहे हैं कि कैंसिल कर दो रेशियो में, VRMS अपने पास नहीं है, बट कोई टेंशन है क्या, VRMS का फॉर्मूला T के टर्म्स में अवेलेबल है, टेम्परेचर दिया है ना, P और V दिया है, दिक्कत थी VRMS की, VRMS इन टर्म्स ऑफ T अपने पास, तो घबराने की जरूरत। अच्छा, ये फॉर्मूला RT के टर्म्स में भी होगा, देखो क्या था, PV is equals to 3/2, ऐसा लिखे थे क्या था, PV is equals to, नहीं वो एनर्जी वाला, चलो नहीं, कोई टेंशन। अरे यार देखो, मैं 3 को ऊपर लेकर आ रहा हूँ, 3PV, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, MVRMS का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा, n, सही है। मैं इसको एक बार A के लिए लिखता हूँ, एक बार P, तो क्या हो जाएगा, 3PA VA M, मास तो चेंज होने वाला। अच्छा, VRMS का स्क्वायर किसके बराबर है, 3RT अपॉन, मॉलिक्यूलर मास भी चेंज होने वाला, ये किसके लिए हो गया, A के लिए। या चाहो तो उसको 3 से 3 कैंसिल कर दो, PA VA M नॉट M R, सही है। ये किसके बराबर हो गया, ऐसी में किसके लिए लिख सकता हूँ, V के लिए भी, तो क्या आ जाएगा, PB VB M नॉट स्मॉल m R T। अच्छा, यहाँ पर PA आएगा, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, और ये कितना आ जाएगा, डिवाइड 1n, LHS से डिवाइड करो, PBA M नॉट अपॉन M R T, the whole divided by PB VB M नॉट M R T, और यहाँ क्या हो जाएगा, यही चाहिए था ना। देखो, ये M से ये M, ये R से ये R, ये M नॉट से ये M नॉट, क्या बचा, PA। What is PA, 2 टाइम, what is VA, 2 टाइम, what is TA, 2 टाइम T, सही है ना। नीचे क्या बचा, PB VB अपॉन T, 2 से 2, PB से TB, PB से PB, PB से BB, क्या बचा, Na अपॉन NB, यहाँ पर बचा 2 और नीचे बचा 1, तो 2:1 आया रेशो, समझ में आया कि नहीं भैया, इजी है ना।
कोई दिक्कत? चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है? गैस इन अ सिलेंडर इज एट अ प्रेशर पी। एक गैस है सिलेंडर में जिसकी प्रेशर कितनी दी है? पी दी है। फिर बोल रहा है इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, जो भी है उसका 1/3 अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं मास को, एंड वैल्यू 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू एंड देयर स्पीड्स आर डबल, और उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं? देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। तो रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा ये पता करके बताओ। पहले प्रेशर कितना है? P। लेट्स से इनिशियली प्रेशर P1 था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? P। पहली कंडीशन है, बाद में उसने चेंज कर दिया है। तो P1 कितना था? P। लेट्स से वॉल्यूम कितना था? V1, और मास जो था वो M। इनिशियल कंडीशन। बाद में क्या बोल रहा है? बाद में बोल रहा है कि if the mass of the all molecules are made 1/3 of their original value, ओरिजिनल वैल्यू का 1/3 मतलब m1 अपॉन, बार बार खराब वाला कहां से? m1 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया अपना m2, और वेलोसिटी क्या बोल रहा है? डबल। वेलोसिटी क्या बोल रहा है? तो v2 कितना हो गया? 2 टाइम। तो इस केस में प्रेशर कितना होगा ये पता करके बताओ। प्रेशर दिया है, देखो सिलेंडर चेंज किया है क्या? मतलब वॉल्यूम चेंज होने वाला, मतलब V1 किसके बराबर होगा? सही है कि नहीं? सिलेंडर डज नॉट, मतलब उसने वॉल्यूम के बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं किया है, 1 2 ऐसा कुछ बताया भी नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो V1 किसके बराबर है? V2। अब अपने पास प्रेशर का एक फॉर्मूला है 1/3 n into m, सॉरी PV is equals to 1/3 nm VRMS का स्क्वायर। अभी पीछे लिखे थे हम। तो PV is equals to 1/3 nm VRMS का, सही है ना? एक बार 1 के लिए लिखते, एक बार तो अगर इसको P1 V1 V2 लिखने की जरूरत या लिख भी दो, क्योंकि हम लोग यहाँ स्पेसिफिकली कर चुके हैं कि V1 किसके बराबर है? तो P1 V1 1/3 n m1 VRMS 1 का स्क्वायर, सही है? ऐसी V2 1/3 n का। देखो ये V1 और V2 जो है ना, ये RMS वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी दिया है ना भैया, तो हम लोग को पता है कि VRMS 1 और VRMS 2 के बीच का रिलेशन क्या है। वैल्यूज को पुट कर लो या पहले डिवाइड कर लो। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन P2 V2 1/3 n m1 VRMS का स्क्वायर 1, ऐसी 1/3 n m2 VRMS का स्क्वायर। सही है ना बच्चों? 1/3 1/3 n से n। व्हाट इज m1? सॉरी m2 की वैल्यू अपने पास है कितनी है? m1/3। ऐसी VRMS 2 कितना है? 2 टाइम VRMS, सही है ना? स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये VRMS का स्क्वायर होगा ना बच्चों। VRMS 2 की जगह लिख दिया 2 टाइम VRMS 1, स्क्वायर था तो, और ऊपर क्या है? VRMS 1 का स्क्वायर, सही है? m1 से m1 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चले जाएगा? तो 3 VRMS 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर VRMS 1 का स्क्वायर, VRMS 1 का स्क्वायर, VRMS 1 का स्क्वायर। P1 कितना था? P। V1 और V2 तो सेम है, कैंसिल। नीचे क्या बचा? आपको यही तो चाहिए P2, तो 4 को ऊपर 3 को, तो 4P/3 इज इक्वल्स टू व्हाट? तो सर इनिशियली जो भी प्रेशर था उसका 4/3 कितना हो जाएगा अपना बाद वाला प्रेशर। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? लिख लो, मार्कर पे ही कर लेते हैं। गर्ल्स, मेरा क्या बोल रहे हैं? शो दैट RMS velocity, that is root mean square velocity of an oxygen molecule is √2 times that of sulfur। मतलब अपने को बोल रहा है कि VRMS
ऑक्सीजन के लिए प्रूफ करो कितना है, √2 टाइम्स VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपने को क्या करना है, प्रूफ करना, मैथ्स का सम आ गया, ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ऑक्सीजन की आरएमएस स्पीड सल्फर डाइऑक्साइड के √2 टाइम है, ये प्रूफ करके बताओ। समझ में आ गया? अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल रहे हैं तो हमको पता है कि प्रेशर 1.013 बार होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। अरे याद है कि नहीं भाई? VRMS अगर मैं ऑक्सीजन के लिए लिखूं बच्चों, इसके लिए लिखूं तो क्या होगा? अरे बोलो, √3RT/m0, सही है ना? और अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इसके लिखूं तो कितना आ जाएगा? 3RT/m0। फॉर्मूला तो यही रहेगा ना। देखो R कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल दिया तो टेम्परेचर भी चेंज होने वाला। चेंज कौन होगा? सिर्फ मॉलिक्यूलर मास। डिवाइड कर दूं दोनों को, VRMS फॉर ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय VRMS फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। सही है ना बच्चों? क्या हो जाएगा? कॉमन रूट में लिख दूं क्या? 3RT/m0। ये किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और ये किसके लिए? m0 फॉर ऑक्सीजन, ऐसी 3RT/m0 फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। सही है कि नहीं बच्चों? 3RT से 3RT, ये हाँ बच्चा, कोई दिक्कत? ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? बोलो, VRMS फॉर ऑक्सीजन अपॉन VRMS फॉर सल्फर डाइऑक्साइड is equals to square root of molecular mass of sulfur dioxide upon molecular mass of oxygen। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? खड़े हो, ये 9वीं का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, खड़े हो जाओ। हाँ तेरे से बता, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? नहीं मालूम था? निकालने आता है? निकाल। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 12वीं में आ गए, तू याद नहीं है? ऐसे साइंस नहीं करना है। सल्फर ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये सब याद होना चाहिए, ऐसा थोड़ी वापस से याद कर लूंगा। ये एट द टाइम हम लोग को सारी चीजें याद होनी चाहिए। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना था? 30। और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 है, दो ऑक्सीजन का 30। 32 + 32 इंटू यहाँ पे 64, और नीचे दो ऑक्सीजन है, उसका मास कितना? 32 1 था 32 आ गया √2। ये VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इधर लिख दो। यही प्रूफ करना था ना भैया, चिन्नी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो 15 वाला, क्या बोल रहा है बच्चों? यहाँ देखिए, at what temperature will oxygen molecule have same RMS speed as helium molecule? ऑक्सीजन और हीलियम, इन दोनों की आरएमएस स्पीड क्या है? सेम। मतलब VRMS फॉर ऑक्सीजन बराबर VRMS फॉर हीलियम, सेम बोल दिया ना। बोला ये कौन से टेम्परेचर पर होगा? एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम आरएमएस स्पीड एज हीलियम? बोल रहा है कि ऑक्सीजन के कौन से टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और हीलियम की आरएमएस स्पीड सेम होगी, ये पता करके बताओ। मतलब वो पूछ रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा अगर VRMS ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? VRMS ऑफ हीलियम। आगे क्या बोल रहे हैं? हीलियम मॉलिक्यूल किस पे है? STP। हीलियम मॉलिक्यूल STP पे बोले तो सर टेम्परेचर, प्रेशर और ये सब की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। प्रेशर बोले तो 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। हाँ के ना भैया? ठीक है। और कुछ बोल रहे हैं क्या?
अच्छा, मॉलिक्यूलर मास दिया, नहीं भी दिया होगा तो कोई दिक्कत? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है चलो? 32। और हीलियम के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना दिया है? अभी हम लोग ने पढ़े VRMS किसके बराबर होता है? अरे बोलो, √3r एक बार किसके लिए लिखते हैं? ऑक्सीजन के लिए, एक बार किसके लिए? हीलियम। तो VRMS फॉर ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? 3RT/m0 फॉर ऑक्सीजन। और ये टेम्परेचर भी किसका आएगा? जो कि अपने को निकालने का। अच्छा, हीलियम का टेम्परेचर स्टैंडर्ड है ना बच्चों, तो कितना होगा? 270। सही बोल रहा हूँ? ये मेंशन नहीं है, बट एसटीपी से अपने को पता है। मिल गया ऑक्सीजन के लिए। ऐसे किसके लिए लिख देते हैं? हीलियम के लिए। तो क्या हो जाएगा? 3RT फॉर हीलियम अपॉन m0 फॉर। सही है ना? दोनों का LHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा? स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट। डायरेक्टली लिखूं 3RT फॉर ऑक्सीजन अपॉन m0 फॉर ऑक्सीजन। सिमिलरली 3RT फॉर हीलियम अपॉन m0 फॉर हीलियम। कोई दिक्कत? हम लोग को टेम्परेचर चाहिए था ऑक्सीजन का ना, 3R T ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32। टेम्परेचर ऑफ हीलियम दिया है 7, दिया है ना 73। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम 4 1 सा 4 8 सा 8 को इधर फेंक दो, 8 3 सा 24 2 कैरी 7 8 सा 56 और 58 5 कैरी 8 2 सा 16 और 5 20 2184 केल्विन। समझ में आया कि नहीं? समझी? सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया है ना, तो वॉल्यूम कितना दे दिया बच्चों? 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूं। सेंटीमीटर क्यूब से अगर मैं उसको मीटर क्यूब में लेकर आऊं तो कितना होगा बच्चों? सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में लाना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो क्यूब है ना, -2 × 3 कितना देगा? -6। तो 5000 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। आया ना? नहीं भी कन्वर्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? एट एसटीपी गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर अपने को दिया हुआ है कितना? 1.013 न्यूटन पर मीटर। क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे 3/2 PV। सब कुछ तो दिया हुआ है ना, प्रेशर भी है और वॉल्यूम भी है। प्रेशर कितना है? 1.013 वॉल्यूम कितना है? 5 जो भी आएगा दैट मच हिंदी। नेक्स्ट देख 18th वाला है ना टाइम। चलो ले लो, जाओ लास्ट लेक्चर में बच्चे लोग हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे और कुछ न्यूमेरिकल पेंडिंग है, तो वो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करते हैं, नहीं तो फिर ये चैप्टर पेंडिंग में रह जाएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे उससे। ठीक है, हेलो सॉन्ग हाँ लेक्चर में चलो याद यार सभी यहाँ पर लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 17 तक के सॉल्व किए थे। 16 वाला मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को सॉल्व करना है, सेम पैटर्न पे था वो। 18 वाला प्रॉब्लम देखो बच्चे, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपको क्या निकालना है?
काइनेटिक एनर्जी निकालना, बट उसमें 3 कंडीशन दी है, पर किलोमोल, पर केजी, पर मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑक्सीजन। मतलब मास किसका लेंगे अपने लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चे लोग? 32 ना? क्या बच्चा क्या दिया? चले यार, पेज नंबर 74, चैप्टर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मिला? बताओ, इतना भी क्या नींद में रहे? ठीक है। अच्छा, उसने आगे मॉलिक्यूलर वेट दिया भी था 32। आर की वैल्यू दिया है बच्चे लोग 8.31 जूल पर मोल केल्विन। किलो कौन बोला यार? ये केल्विन है वो, बात नहीं करेंगे बॉयज। एवोगैड्रो नंबर भी दिया हुआ है। एनी की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग? 6.0। ठीक है, हम लोग को क्या क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, काइनेटिक एनर्जी पर केजी और पर मॉलिक्यूल, तीनों केस में निकालना है। तो पहला निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल से। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे 3/2 nRT, याद है ना? बट क्योंकि उसने पर मोल बोला, इसके लिए मैं n को कितना ले लूंगा? 1 पर किलो मोल बोला है ना। बट सर ये अगर आप n को 1 लेंगे तो ये पर मोल होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मैंने n हटा दिया, मतलब n कितना हो गया? 1, मतलब ये पर मोल के लिए हो गया। बट सर आपको पर मोल नहीं चाहिए, पर किलो मोल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ किलो बनाना है तो यहाँ 10⁻3, यहाँ 10⁻3। अब हो जाएगा ये। अच्छा, 10⁻3 की जगह मैं क्या लिखूंगा? किलो, और वो जो n हटा था उसकी जगह क्या आ जाएगा? समझा कि नहीं? ये कैसे लिखे? अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गरीब लोग 3/2 nRT है ना। n बोले तो नंबर ऑफ मोल्स, बट वो बोल रहा है पर मोल। पर मोल मतलब n की वैल्यू कितनी? तो इसको हटा दिया, n को गायब कर दिया, मतलब ये किस में चल गया? पर मोल। सही है ना? बट सर वो अपने को किस में चाहिए? किलो मोल। अब किलो लाना है तो यहाँ किलो लिख देता हूँ, सिर्फ किलो लिख दो तो काम बन जाएगा। अरे यहाँ किलो कर रहे तो यहाँ पर भी किलो करना पड़ेगा ना। किलो का मतलब कितना? समझ में आया? तो यही तो कर रहा था मैं, अच्छे से लिख रहा हूँ थोड़ा। 3/2 RT इंटू 10⁻³ क्यों? +3 रहेगा ना यार, सारी वैल्यूज नोन है। 3/2 R की वैल्यू कितनी है? 8.31। T की वैल्यू कितनी है? टेम्परेचर दिया नहीं है 127 डिग्री केल्विन में लिखे तो +273 होगा। 127 + 273 कितना हो गया बच्चे? 400 केल्विन ना। तो यहाँ पर इंटू 400, पहले से क्या प्रेजेंट है? 10⁻3। जो भी आंसर आएगा दैट मच। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर मास किसमें होता है? ग्राम्स में। किसमें होता है? बट हम लोग मास सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे? केजी में। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर लेते ना। दूसरा क्या बोला था? दूसरा क्या बोला है? पहला वाला था ये, सेकंड क्या बोला था? काइनेटिक एनर्जी पर केजी। काइनेटिक एनर्जी पर केजी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी पर केजी 3/2 RT। समझ में आ रहा है? पर केजी चाहिए ना, इसके लिए किससे डिवाइड कर दूंगा? मास से। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर मैं अगर निकालता 3/2 nRT तो टोटल के लिए मिलता ना, तो मैंने मास से क्या कर दिया? मतलब वो कितने के लिए निकाल लिया? एक के लिए। अरे समझा कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एनर्जी है 100 मॉलिक्यूल की या 100 केजी की एनर्जी है, लेट्स से 1 लाख। तो बताओ एक के लिए कितना? तो क्या करूं?
1,00,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो वही तो किया मैंने, टोटल मास से क्या कर दिया, समझा, पक्का। नाउ व्हाट इज वैल्यूज 3/2, आर कितना है 8.3, टी की वैल्यू कितनी है 400, मास कितना है 32 into 10⁻⁻3, फिर भाई -3 ऊपर आएगा +3 काटाकुटी कर लेना। और तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोलो, काइनेटिक एनर्जी पर, देखो पर मोल बोला था, पर मोल बोला था तो हम लोगों ने n को कितना ले लिए थे, बट ये पर मोल नहीं है, पर मॉलिक्यूल है। एक मोल में कितने पार्टिकल, तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3/2 RT को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 0.02 ये समझा क्या, ऐसा क्यों किया ये समझा, ये किस में आएगा आंसर, पर मॉलिक्यूल, ये मोल नहीं, क्या लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो यहाँ पर अगर उसने किलो मोल नहीं बोला होता ना तो हम लोग 10⁻³ नहीं लिखते, हम लोग 10⁻³ n की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, मतलब सर जो भी एनर्जी आती है वो किसके लिए आती है, एक मोल, किसके लिए आती है, बट आपको क्या बोल रहा है, एक मोल के लिए नहीं निकालो, एक मॉलिक्यूल के लिए, यहाँ पर किसके लिए बोल रहा है, तो सर एक मोल में